माइक लागবে। नमस्ते। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था, जो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे ये मीटिंग शुरू हुआ। अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है। 10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था। उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं, लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल रात को जब मैं दिल्ली आया तब मुझे पता चला कि AERO का जो लॉगिन है, ERO का नहीं, AERO, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए, लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। जैसे ही आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कोई केस में जाते हैं तो वहां पे 4 ड्रॉप डाउन आते हैं। एक आता है सेंड टू DEO, एक आता है जेनरेट हियरिंग नोटिसेस, एक आता है फाउंड ओके, और चौथा आता है फाउंड इनएलिजिबल। अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी किसी का केस ओके है और फाउंड ओके में दबाया जा रहा है, क्लिक किया जा रहा है, तो भी हियरिंग नोटिसेस जनरेट हो रहा है, जिसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने माना कि ऐप में हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिचेस हो, लेकिन इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला। दूसरा, हमने उन्हें बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी यहाँ आने से 2 दिन पहले हमारा स्टेट का एक डेलीगेशन वेस्ट बंगाल का CEO ऑफिस गया था। वहाँ पे 5 लोगों का डेलीगेशन जाके सीनियर सिटीजन्स को जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन और वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए हैरेस किया जा रहा है, खास करके जो लोगों को मेडिकल कंडीशंस है, जो लोगों को चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है, उन लोगों को बुला के 3-3 घंटा, 2.5 घंटा, 4-4 घंटा बिठा के रखा जाता है। तो हमारे डेलीगेशन ने जाके ये रिक्वेस्ट किया कि 85 के ऊपर अगर पोस्टल बैलेट में वोट लिया जा सकता है, तो हियरिंग क्यों नहीं घर जाके आप कर सकते हैं। तो उसको ऑनर करते हुए परसों ही रात को एक नोटिफिकेशन CEO का ऑफिस से निकाला गया, जहां पे बताया गया कि 85 के ऊपर जिनकी उम्र है उनको हियरिंग में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हमने कल एक डेलीगेशन गया था CEO के ऑफिस में, और आज हम 10 लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट किया है कि 60 के ऊपर जिसका उम्र है, मान लीजिए जिसका मेडिकल कंडीशन है, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसको कोमॉर्बिडिटी है, या दिव्यांग जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको मूव करने में दिक्कत है, व्हील चेयर में बैठते हैं, इन लोगों को इस हियरिंग प्रोसेस में बुलाकर हैरेस ना किया जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको देखूंगा, चर्चा करूंगा। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, बट मैं ये क्यों कह रहा हूं, इन लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पूरा देश में तृणमूल इज द ओनली पार्टी टू रेज इट, both before the Chief Electoral Officer's office and simultaneously before the Chief Election Commission in the Nirvachan Sadan, Delhi. 3 नंबर, सिलेक्टिव टारगेटिंग और इन्फिल्ट्रेशन का जो एलिगेशन है, जो सिलेक्टिवली लीक करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग करते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। तो मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये जो 58 लाख लोग ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, उसमें से कितने लोग बांग्लादेशी है
और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सूची आप सार्वजनिक करें। उनको फिर से कोई हमें जवाब नहीं मिला, वो कोई सदुत्तर नहीं दे पाए कि जिस कारण से और ऑब्जेक्टिव से इलेक्शन कमीशन एसआईआर किया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में रहता है उसको पकड़ के हम लोग बाहर भेजेंगे और उसको वोटर लिस्ट में रहने का अधिकार नहीं है, जो मैं सटीक मानता हूं। लेकिन ये 58 लाख लोग जिसका नाम ये सूची से निकाला गया या डिलीट किया गया, इस 58 लाख लोगों में कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, इसका सूची जारी होना चाहिए। नहीं तो आपने 2 साल 3 साल से लेकर लगातार 21 के चुनाव के बाद, खास करके बीजेपी के हारने के बाद जिस तरीके से बंगाल को बदनाम किया, या तो माफी मांगी या सूची जारी कीजिए। कोई सदुत्तर नहीं मिला, कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। फिर मैंने पूछा कि इतने सारे प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है, जहां पे वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे एसआईआर का काम हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सबसे कम डिलीशन का परसेंटेज आया है 5.79%। तमिलनाडु में आया है 12.57%, छत्तीसगढ़ में आया है 8.76%, बीजेपी का डबल इंजन गवर्नमेंट गुजरात में आया है 9.95%, 9.95%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10%। केरला में आया है 6.65% और बंगाल में आया है खाली 5.5%, 5.79%। तो आप सिलेक्टिवली माइक्रो ऑब्जर्वर, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर खाली बंगाल में क्यों लगा रहे हैं, बाकी स्टेट में क्यों नहीं लगा रहे? उन्होंने कहा हमारे पास ऑफिसर नहीं है। मैंने कहा आप अभी जो एईआरओ हियरिंग कर रहे हैं उसमें भी 10 एईआरओ को बिठा के रखा है, पूरा स्ट्रेंथ को भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दे डोंट हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर नॉट अवेयर, एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स हाउ द इलेक्शन कमीशन इज रोलिंग आउट एसआईआर इन बंगाल। ये देख के समझ में आता है कि ऊपर से कोई डिक्टेट कर रहा है और यहाँ बैठ के कोई सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको सैनिटाइज करके चलाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। नहीं तो आप फाउंड ओके में क्लिक करेगा तो हियरिंग नोटिस क्यों जाएगा? फाउंड ओके में क्लिक करेगा तो केस क्लोज होगा। इसका कोई हमें कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। माइक्रो ऑब्जर्वर का जब हम पूछे कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिला। हमने कहा डीओ को जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है 5 दिन में जाके चेक करो, या संभव कैसे? तो उन्होंने कहा कि डीओस कैन राइट टू द सीईओस। फिर भी जरा आप मुझे बताइए कि मैंने अपने बीएलओ को एक डॉक्यूमेंट दिया कि मैं बंगाल का वोटर हूं, अभी मेरा उम्र हो सकता है 35 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, लेकिन जब मैं 10th क्लियर किया था तो हो सकता है मैं तमिलनाडु से किया था या राजस्थान से किया था या दूसरा कोई स्टेट का कोई स्कूल से किया था, कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी से किया था, तो बंगाल के बाहर हो। हाउ इज इट फिजिकली पॉसिबल फॉर द डीईओ टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट? एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1 or 2, देयर विल बी टेंस थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाउ इज इट फिजिकली एंड लिटरली feasible for the DEO to verify those voluminous documents within a short span of 5 days? Isn't this decision arbitrary? उसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्टी एजेंसीज के बारे में पूछे कि डेटा मिशन करके इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में एक एजेंसी लगाया है सर्वे करने के लिए, तो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जरा वहां पे सीसीटीवी था, फुटेज रिलीज करे मीडिया के सामने। भाई हमारे पास तो कैमरा नहीं थे, गया इलेक्शन कमीशन का प्रीमाइस में, हर जगह सीसीटीवी है, चेक करके अंदर गए। तो आप अगर सच कह रहे हो, पूरा 2.5 घंटा मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर दो, लोग देखे क्या बात हुआ, कौन झूठ बोला कौन सच बोला। बोला हमारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एजेंसी को लगाया गया, हो सकता है सीईओ का ऑफिस से किया है। मैंने कहा अगर सीईओ का ऑफिस से किया है तो आप फोकस करिए।
How can the CEO's office issue directives and notifications without your approval and consent? तो उन्होंने वो कॉपी मांगा, हमने वो कॉपी भी दिया। उसके बाद हमने ये जो ERO से बिना पूछे नाम डिलीट किया जा रहा है बैक एंड से सॉफ्टवेयर करके, इसके लिए उनसे सवाल पूछा कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करके बिना फॉर्म 7 फिल किए इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे बैकएंड से आप नाम डिलीट कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा तो उसका नाम डिलीट होगा। मैंने कहा सही है, एकदम सही है, इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा, नाम डिलीट होगा। जो जिंदा है उसका नाम कैसे डिलीट होगा? बोला फिर तो वो फॉर्म 6 फिल कर सकता है। मैंने कहा लेकिन जिम्मेदार कौन है? फॉर्म 6 तो फिल कर सकता है, लेकिन ये जो गलती हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? ERO है, BLO है, DEO है, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स का ऑफिस है, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वोटर मैपिंग, जब बंगाल में SIR का सूचना हुआ तब, और ये मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड था कि 45% लोग अनमैप्ड है, डेटा नहीं मिल रहा है। जब ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ तब हमें पता चला कि 88.2%, अप्रोक्सीमेटली 89% पीपल हैव बीन मैप्ड, और उसमें से कुछ लोग तो सेल्फ मैप्ड किया है और 40% शायद प्रोजेनी मैप्ड है। तो ये बंगाल के खिलाफ जो बैड पब्लिसिटी है, बैड माउथिंग है, बंगाल को छोटा करने का जो मानसिकता है, बंगाल को नीचे दिखाने का जो मानसिकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? We didn't receive any concrete answer. उसके बाद हमने पूछा माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में कि आपने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त माइग्रेंट लेबर का फैमिली का कोई भी एडल्ट फैमिली मेंबर 18 साल के ऊपर जिसका उम्र हो वो फॉर्म फिलअप करेगा और उसके साथ वो फॉर्म जमा देगा। तो माइग्रेंट लेबर को खुद आने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी का घर है हुगली में और वो काम करता है कहीं बाहर में, तमिलनाडु या पंजाब में, तो हियरिंग में आप उसको फिजिकली बुला के हैरेस नहीं कर सकते। के लिए उन्होंने भी बोला है कि भाई हियरिंग वेन्यूज को मैं डिसेंट्रलाइज करूंगा और DMs के पास और DEOs के पास के डिस्क्रिप्शन है, दे कैन यूज देयर ओन डिस्क्रिप्शन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वेन्यू। तो ये चीज स्टेट को उन्होंने लिखित में दिया नहीं था, आज मुझे बोला, पता चला, तो वी विल लुक इनटू इट कि अगर हियरिंग वेन्यूज बढ़ाया जा सकते हैं तो लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला कि आपके BLA 2 क्यों हियरिंग वेन्यू में जाएगा? मैंने बोला क्यों नहीं जाएगा? अगर BLA 2 बूथ में बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन में बूथ का एजेंट बैठ सकता है पार्टी का, जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब BLO के साथ BLA 2 जा सकता है, तब हियरिंग में BLA 2 क्यों नहीं जाएगा? बोला नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है नहीं जाएगा, आप सर्कुलर इशू करो। बोला मैं सर्कुलर इशू नहीं करूंगा। मैं बोला सर्कुलर इशू नहीं करेगा तो BLA 2 रहेगा। अब ये जो जोर जबरदस्ती मानसिकता, वो सर्कुलर इशू इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप ओरली बोलते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि भाई BLA 2 नहीं रहेगा, और मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं, यही सब गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में RJD कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। बीजेपी महाराष्ट्र जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी दिल्ली जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। बीजेपी बिहार जीता है, स्ट्राइक रेट है 88%। ये कोइंसिडेंस लगता है आपको? वोट चोरी तो यहां हो रहा है, वोट चोरी EVM में नहीं हो रहा है। ये मैं दोहरा देता हूं, ये EVM जो भी कहता है जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे, वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है। और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती।
वो व्हाट्सएप के बेसिस पे डायरेक्शंस दे रहे हैं. A government functioning is governed by official circular and notifications, not by WhatsApp directives. The Union government plans to run the country on WhatsApp. The Election Commission of India wants to run the country and the state on WhatsApp without issuing any official circular and formal notifications. What is compelling them from issuing notification, from issue and notification? Because they know if we issue a notification, all political parties in the country, including us, will have the right to challenge it in the court of law. That is why they are not doing it. Why will BLA2s will not be allowed to be a part of the hearing venues? If they can be a part of the entire SIR process when the enumeration forms were distributed, if they can remain present within the polling station when the votes are being cast, why can't they be a part of the hearing process? What is it that the Election Commission is trying to hide? Why is it not making the logical discrepancy list public? How can you clean a list by hiding details? Answer me. उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा. हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया. He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया. फिर मैंने बोला, you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए. हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है. बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ. We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए. उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा. If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. There it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. After he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise, are they bonded laborers? Are they slave? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Why are you not able to make the logical discrepancy list public? What is stopping you from issuing notifications barring the BLA2 from entering hearing venues? What is stopping you from decentralizing hearing venues? What is stopping you from issuing orders to give relief to old age people, especially senior citizens? Because as per the government standards, both state and center, senior citizens are the one who are above the age of 60. And especially the ones who are living with medical conditions, who are medically vulnerable, who are living with comorbidities, PWDs. Why will they go in a hearing venue and wait hour after hour? Who will provide relief to them? They look up to the constitutional authorities of the country. It is your constitutional right to protect them, to give relief to them. You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over.
Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the chief election commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence. He thinks that whatever was told to him, we have only come here to become all ears and just listen to what he says and not ask any questions in return. That is not the case. People of Bengal are made with different, they're made different, they're built different. We are not built like that. That we will bow down before you. We will not sell our spine. Let BJP put their entire might and use all the agencies and whatever they have at their disposal. Still, people of Bengal will win the state lock, stock and barrel and defeat the BJP. They have fallen flat on their face in 2012, 2021, 2024. They will fall flat on their face again in 2026. If we have to bow, we'll bow before the power of the people, not before the people in power. If any of you have an iota of journalistic ethics left, I'm not blaming anyone or trying to demean you or look down upon you. You people are extremely important for a transparent democracy, for a transparent electoral system. Ask Mr. Gyanesh Kumar to release the footage before making any selective leaks. 2.5 hours. And he is the only one who spoke. None of the other election commissioner. One spoke briefly for 30 seconds, trying to make a point. Everyone remained mum, stayed quiet. What was the brief? That only Mr. Gyanesh Kumar will come, speak, 10 Trinamool MPs and ministers will come, listen to Mr. Kumar and go out. Tata, bye-bye. We have come here to bid goodbye to your government, Mr. Kumar, Mr. Shah. This is a challenge to you. You put everything you have at your disposal. जितना ताकत लगाना है आप लगाओ. आप इलेक्शन कमीशन को लगाओ, आप सीबीआई को लगाओ, आप ईडी को लगाओ, आप इनकम टैक्स को लगाओ, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, आप जुडिशियरी को लगाओ, आप मीडिया को लगाओ. जनता हमारे साथ है. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो आज हारती. आज बीजेपी हारती. यही चीज पकड़ नहीं पाया. मैं अपील टू ऑल लाइक माइंडेड पार्टी, स्पेशली द वन इन द ऑपोजिशन, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है. बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh, 1 crore voters and disenfranchise them. यहीं पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथ में पकड़ लिया गया है. अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1,36,00,000 लिस्ट है ये रिलीज करें. भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था. लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था. 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, there was nothing called suspicious list. And I have told the Chief Election Commissioner, you are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list. कहां से आया ये suspicious list? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए. चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशन लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके. जरा आप मुझे बताइए, एक सवाल, मीडिया के कोई भी मुझे बता दे,
7 करोड़ 66 लाख वोटर्स, बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर है। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 BLO, 8,000 BLO सुपरवाइजर, 3,000 AERO, 300 ERO, 23 DEO और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1 करोड़ 36 लाख लोगों का डिस्क्रिमिनेंसी है? जादू चढ़ी क्या है? व्हाट मैजिक वॉन्ड डज दे हैव? किसके बेसिस पे, आधार पे? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है। यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए। हमने ये चोरी पकड़ा है। बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर दांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया। ऐसे हजारों केसेस है, मैं लिस्ट दे दूंगा। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें SIR के टाइम में, तब आपने बोला कि भाई रिलेटिव की जगह पे चाहे आपका चाचा हो, आपका पिताजी हो, कोई भी उस जनरेशन को तो आप डाल सकते हो। अभी आप रिलेटिव की जगह पे देखो, माँ बाप छोड़ के कुछ नहीं आते। तो मैंने पूछा, बोला नहीं, वो पत्रकारों को मैंने अलग जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? भाई आप या तो 2 महीना पहले जो कहा था वो झूठ है, या आज जो कह रहे हो वो झूठ है। दोनों सही तो नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क्स, मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क रिमेनिंग विद इन द एम्बिट एंड यार्डस्टिक्स ऑफ लॉ। अगर आपको लगेगा कि भाई सत्ते में रहने वाला लोग तो है ही, मेरे साथ बचा लेंगे, वो खुद नहीं बचेंगे जिस दिन सरकार बदलेगा। मुझे इतना ही बताना था। अभिषेक जी, आपने मैंने सब कुछ तो बोल दिया। हाँ बोल दिया। एक सवाल है, आपने अपनी लाइक माइंडेड पार्टी से भी मांग किया कि EVM से चोरी नहीं हो रही है, मतदाता सूची के जरिए चोरी हो रही है। यूपी का ड्राफ्ट मतदाता सूची आना बाकी है, लेकिन जो खबरें आई हैं 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत नाम हटेंगे, केरल में भी हट रहा है, अलग अलग राज्यों में। और वहाँ आपकी लाइक माइंडेड पार्टी हैं जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं। क्या यूपी में अखिलेश हो या तमिलनाडु में DMK हो, तमाम मेरा अगर बात होगा उनसे, मैं जरूर उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके विस्तार में बताऊंगा, लेकिन मीडिया के थ्रू मैंने सबको अपील कर ही दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि TMC जितनी एग्रेसिव तरीके से आप लोग यहाँ आ रहे, 2.5 घंटे बैठक कर रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां SIR सबको करना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, इसीलिए कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस जीतती। हरियाणा के लोग चाहते थे बीजेपी हारे, महाराष्ट्र के लोग चाहते थे हारे, लेकिन आप लड़ाई नीचे है, लड़ाई यहाँ है, लड़ाई बूथ पे है, लड़ाई सोशल मीडिया में नहीं है, लड़ाई मीडिया चैनल्स में नहीं है। जो लोग सोचता है कि भाई 2-4 टिप्पणी करके मीडिया में बोल के जीता जा सकता है, वो गलत कर रहा है। आपको लड़ाई यहाँ लड़ना है और नीचे बूथ पे रहना है, ग्राउंड पे लड़ रहा है। तो अगर जो लड़ेगा वो जीतेगा, और जनता तो देख ही रहा है, सब जनता मालिक है, जनता तय करेगा। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अगर आप ठीक से लड़ोगे तो चाहे बीजेपी कितना भी ताकत लगा ले, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि कौन जीतेगा ये बीजेपी नहीं, जनता तय करता है। यूपी में जो ड्राफ्ट आना था वो कल आना था, 6 तारीख को कर दिया गया। उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये अलग तरह की एक कोशिश हो रही है कि वोटरों को बढ़ाया जा रहा है।
साजिश के तहत वो चुनाव पे आरोप लगा रहे हैं। आपको लग रहा है कि तमाम चीजें भी साजिश तो हर जगह हो रहे हैं, साजिश को पकड़ना तो पड़ेगा, खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं आपको वही कह रहा हूं कि हम लोग ने तो साजिश पकड़ लिया और दिखा दिया, और आपको कह रहा हूं भाई दिखा दीजिए सीसीटीवी फुटेज, कौन सही है कौन गलत है। हम लोगों ने BNA 2 आप कह रहे हो नहीं ला सकते, यही तो ट्रिक है। वो सर्कुलर नहीं इशू करेंगे, व्हाट्सएप पे चलाएंगे। अब दूसरे पार्टी के लोग मान लेते हैं, तृणमूल नहीं मान रहे। वी विल गो एज पर द लॉ, नॉट व्हाट डायरेक्टिव्स दे इशू ऑन व्हाट्सएप। अभिषेक जी, राहुल गांधी जो है जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी वो यही कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में वोट चोरी हरियाणा का उन्होंने वोटर मैं मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी के, क्या साथ में जो है बंगाल पे आप जो चाहेंगे कि कांग्रेस आप उसके साथ चीजें बढ़ाएं? नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मेरा सजेशन है हर पॉलिटिकल पार्टी को, मैं मेरा जो मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अनुभव है कि चोरी वोटर लिस्ट में हो रहा है।